नमस्कार। इनलाइटन क्लासेस लेकर आया है आपके लिए फिर से एक इम्पॉर्टेंट साइंस चैप्टर। आज हम क्लास 9 साइंस का पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या समझने वाले हैं? देखिए, इसमें हम समझेंगे कि हमारे आसपास की हर चीज जिसे हम मैटर कहते हैं वो आखिर है क्या, किससे बनी है, अच्छा, और उसकी अलग अलग अवस्थाएं मतलब स्टेट्स क्या होती हैं। जैसे कि? ठोस, द्रव, गैस। हाँ बिल्कुल, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और हम ये भी जानेंगे कि कैसे मैटर अपनी एक अवस्था से दूसरी में बदलता है, जैसे बर्फ का पानी बनना और फिर पानी का भाप बनना। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। और मुझे लगता है कि ये सिर्फ एग्जाम्स के लिए ही नहीं बल्कि हमारी रोज की जिंदगी को समझने के लिए भी बहुत जरूरी है। सही बात है। तो चलिए इसे बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। बिल्कुल। तो पहला टॉपिक क्या है? हमारा पहला सेक्शन है इंट्रोडक्शन टू मैटर। इंट्रोडक्शन टू मैटर। ओके। तो सबसे पहला और बेसिक सवाल, व्हाट इज मैटर? मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। ओके, हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बहुत सिंपल है। मैटर यानी कि पदार्थ वो कोई भी चीज है जिसका अपना मास मतलब द्रव्यमान होता है, एक तरह का वजन। हाँ कह सकते हैं, और जो स्पेस यानी जगह घेरती हो। जैसे आपके हाथ में पेन है, आपकी किताब, पानी, हवा, ये सब मैटर हैं। अच्छा। इसके एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं। एग्जाम्पल्स एयर, वाटर, स्टोन। इसमें हवा का एग्जाम्पल थोड़ा सोचने वाला है। हवा कैसे जगह घेरती है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, हवा भी जगह घेरती है और उसका भी मास होता है। ओके। जब आप एक गुब्बारे में हवा भरते हैं तो वो फूल जाता है ना? हाँ, वो इसीलिए क्योंकि हवा ने उसके अंदर की जगह घेर ली। तो हाँ, हवा भी मैटर है। समझ गई। अब आगे क्या है? आगे है व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स मैटर, मतलब मैटर किन रूपों में होता है। ठीक है। मैटर एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म्स, 1 सॉलिड, 2 लिक्विड, 3 गैस। ओके, तो मैटर मुख्य रूप से 3 रूपों या अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। जी, लेकिन ये तो मॉडर्न साइंस है। पुराने समय में लोग क्या सोचते थे? हाँ, ये भी जानना दिलचस्प होगा। तो अगला पॉइंट है पंचतत्व यानी इंडियन फिलॉसफी। पंचतत्व। 5 बेसिक एलिमेंट्स, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, स्पेस। एंशिएंट इंडियन कॉन्सेप्ट। अच्छा, तो बहुत पहले भारत के दार्शनिकों का मानना था कि दुनिया की हर चीज, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव, वो 5 मूल तत्वों से बनी है, जिन्हें पंचतत्व कहते थे। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। बिल्कुल, और सिर्फ भारत में ही नहीं, ग्रीक फिलोसोफर्स आइडिया भी कुछ ऐसा ही था। वो क्या था? ग्रीक फिलोसोफर्स बिलीव्ड मैटर्स मेड ऑफ अर्थ, वाटर, एयर, फायर। मतलब उनकी धारणा भी बहुत मिलती जुलती थी, बस वो आकाश को इसमें शामिल नहीं करते थे। सही। अब इस सेक्शन से एक एग्जाम पॉइंट, ये 1 मार्क का सवाल बन सकता है। क्या है वो? All living and non-living things are made of matter. अच्छा, तो ये पॉइंट याद रखना है कि दुनिया में सभी सजीव और निर्जीव वस्तुएं मैटर से ही बनी है। जी, तो ये था हमारा मैटर का इंट्रोडक्शन। अब हम इसकी प्रकृति को और गहराई से समझेंगे। ठीक है, तो अगला टॉपिक है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। हाँ, अब हम जानेंगे कि मैटर की भौतिक प्रकृति मतलब फिजिकल नेचर कैसा होता है। इसमें सबसे पहला पॉइंट है मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स। मैटर कणों से बना है। बिल्कुल, इसको समझने के लिए एक एक्टिविटी है, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। जब हम पानी में नमक या चीनी घोलते हैं तो क्या होता है? वो घुल जाती है, मतलब गायब हो जाती है। हाँ, वो गायब हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैटर छोटे छोटे कणों यानी पार्टिकल से मिलकर बना है। नमक के पार्टिकल्स पानी के पार्टिकल्स के बीच की जो खाली जगह होती है ना, उसमें जाकर समा जाते हैं। अच्छा, तो वो गायब नहीं होते, बस छिप जाते हैं। एग्जैक्टली। तो हमारे नोट्स में लिखा है मैटर कंसिस्ट्स ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। दीज पार्टिकल्स आर टू स्मॉल टू बी सीन विद नेकेड आईज। मतलब ये कण इतने ज्यादा छोटे होते हैं कि हम उन्हें अपनी नंगी आंखों से देख भी नहीं सकते। जी, और इसी एक्टिविटी से हमें दूसरा पॉइंट भी मिलता है, पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। मतलब कणों के बीच में जगह होती है। हाँ, पहली एक्टिविटी से ये बात भी तो साबित होती है कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में खाली जगह यानी स्पेस होती है। सही बात है। नोट्स में लिखा है देयर आर स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। दिस अलाउज सब्सटेंसेस टू मिक्स एंड डिसॉल्व। और इसी खाली जगह के कारण एक पदार्थ दूसरे में घुल सकता है।
जैसे हम चाय बनाते हैं तो चीनी, चाय पत्ती, दूध सब पानी में मिल जाते हैं। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर। पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल। कण बहुत छोटे होते हैं। हाँ, लेकिन कितने छोटे? इसके लिए एक और एक्टिविटी है। हम एक बीकर में पानी लेते हैं और उसमें पोटेशियम परमैंगनेट यानी KMnO4 के कुछ क्रिस्टल डालते हैं। वो लाल दवाई। हाँ, बिल्कुल। तो पानी का रंग गहरा बैंगनी हो जाएगा। अब इस रंगीन पानी में से हम थोड़ा सा, मान लीजिए 10 ml लेके दूसरे साफ पानी के बीकर में डालते हैं, तो क्या होगा? वो पानी भी हल्का रंगीन हो जाएगा। सही। और अगर हम ये प्रक्रिया 4-5 बार दोहराते रहें, तब भी पानी में हल्का रंग बना रहता है। अरे वाह। तो नोट्स में लिखा है, इवन अ टाइनी क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कैन कलर अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, प्रूव्स पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल एंड डिविजिबल। इसका मतलब ये हुआ कि पोटेशियम परमैंगनेट के एक छोटे से क्रिस्टल में भी लाखों करोड़ों छोटे छोटे कण होते हैं जो इतने सारे पानी को रंगीन कर सकते हैं। मतलब मैटर के पार्टिकल्स वाकई बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं। बिल्कुल। तो हमने मैटर के फिजिकल नेचर के 3 पॉइंट्स देखे। वो पार्टिकल्स से बना है, पार्टिकल्स के बीच स्पेस है और पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं। बिल्कुल क्लियर हो गया। अब आगे? अब हम इन पार्टिकल्स के गुणों के बारे में पढ़ेंगे। हमारा अगला सेक्शन है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। कणों के गुण, ठीक है? इसमें हम मैटर के कणों के 3 मुख्य गुणों के बारे में पढ़ेंगे। पहला तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। जी, जैसे हमने चीनी और पानी की एक्टिविटी में देखा था कि कणों के बीच जगह होती है। ये पहला गुण है। ठीक है। दूसरा गुण क्या है? दूसरा गुण है पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग। कण लगातार चलते रहते हैं। हाँ, वे कभी रुकते नहीं हैं। आपने देखा होगा कि परफ्यूम की महक या अगरबत्ती का धुआं पूरे कमरे में फैल जाता है। क्यों? क्योंकि मैटर के पार्टिकल्स लगातार गति में रहते हैं। और एक और मजेदार बात, क्या? मूवमेंट इंक्रीजेस विद टेम्परेचर। मतलब तापमान बढ़ाने पर कणों की गति और तेज हो जाती है। एग्जैक्टली। इसीलिए गर्म खाने की महक दूर तक आती है, जबकि ठंडे खाने की महक के लिए हमें उसके बहुत पास जाना पड़ता है। ये तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ओके, तो तीसरा गुण? तीसरा गुण है पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जी, मैटर के कणों के बीच एक आकर्षण बल, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो उन्हें एक साथ बांध कर रखता है। नोट्स में लिखा है, पार्टिकल्स हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, सॉलिड, वीक अट्रैक्शन, लिक्विड गैस। अच्छा, तो ये बल सॉलिड्स में सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए लोहे की कील को तोड़ना मुश्किल है। बिल्कुल। और लिक्विड्स और गैसेस में यह बल बहुत कमजोर होता है। तो यहां से एक एग्जाम पॉइंट भी बनता है। बताइए। स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स मेक्स मैटर मोर रिजिड। मतलब ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कोई चीज कितनी कठोर यानी रिजिड होगी, ये उसके कणों के बीच के अट्रैक्शन फोर्स पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही। तो ये थे 3 गुण, स्पेस बिटवीन देम, कंटिन्यूअसली मूविंग और अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, ये तीनों गुण समझ आ गए। अब इन्हीं गुणों के आधार पर हम मैटर के अवस्थाओं को समझेंगे, है ना? एकदम सही। हमारा अगला टॉपिक यही है, स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर। Matter exists mainly in 3 states: solid, liquid, gas. The state depends on particle spacing, movement, and attraction. तो जैसा हमने अभी पढ़ा, कणों के बीच की दूरी, उनकी गति और उनके आकर्षण बल के आधार पर ही मैटर की 3 मुख्य अवस्थाएं होती हैं। जी, और इसे समझने के लिए एक कंपैरेटिव विजुअल डायग्राम बहुत हेल्पफुल है। हाँ, बताइए। सॉलिड में पार्टिकल्स बहुत पास-पास होते हैं, अपनी जगह पे सिर्फ वाइब्रेट करते हैं और उनमें स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है। लिक्विड में पार्टिकल्स थोड़े दूर होते हैं, एक दूसरे पर फिसल सकते हैं और उनमें मॉडरेट यानी मध्यम अट्रैक्शन होता है। और गैस में? लिड का शेप फिक्स्ड होता है। लिक्विड का? नहीं, वो कंटेनर का शेप लेता है। और गैस का भी कोई फिक्स शेप नहीं होता? करेक्ट। दूसरी प्रॉपर्टी है वॉल्यूम। सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, लिक्विड का भी फिक्स्ड होता है। लेकिन गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता, वो तो फैल जाती है। बहुत अच्छे। और तीसरी प्रॉपर्टी है मूवमेंट। सॉलिड में मूवमेंट बहुत कम, वेरी लेस, लिक्विड में मॉडरेट और गैस में फास्ट। ये कंपैरिजन तो बहुत क्लियर है। अब यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट है। ओके। चेंज इन टेम्परेचर और प्रेशर कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। मतलब तापमान या दबाव को बदलकर हम मैटर की स्टेट को, उसकी अवस्था को बदल सकते हैं। जी, और अब हम इन्हीं अवस्थाओं को एक एक करके विस्तार से समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सॉलिड स्टेट। हाँ, द सॉलिड स्टेट। चलिए अब ठोस अवस्था को डिटेल में समझते हैं। पहला सवाल,
What is a solid? A solid has a fixed shape and fixed volume. ठीक है, और इसके पार्टिकल्स के बारे में? इसकी प्रॉपर्टीज हैं. Particles are very closely packed, strong force of attraction, particles only vibrate at fixed positions. तो सॉलिड्स का आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके कण बहुत पास-पास होते हैं और एक मजबूत आकर्षण बल से बंधे होते हैं। बिल्कुल. तो सॉलिड्स की की प्रॉपर्टीज क्या हुई? पहली, शेप, वॉल्यूम एंड रिजिडिटी, मतलब इनका आकार और आयतन निश्चित होता है और ये कठोर होते हैं। और दूसरी? कंप्रेसिबिलिटी, इन्हें दबाया नहीं जा सकता क्योंकि कणों के बीच लगभग कोई खाली जगह ही नहीं होती। लेकिन यहाँ कुछ स्पेशल केसेस हैं, जैसे स्पंज, हम उसे तो दबा सकते हैं? अच्छा सवाल है. हम स्पंज को इसलिए दबा पाते हैं क्योंकि उसके छेदों मतलब पोर्स में हवा भरी होती है. जब हम उसे दबाते हैं तो हम उस हवा को बाहर निकालते हैं, सॉलिड को नहीं दबाते. अच्छा, और रबर बैंड का क्या? उसे खींचने पर तो आकार बदल जाता है। रबर बैंड भी सॉलिड है. जब हम उस पर बल लगाते हैं तो उसका आकार बदलता है, लेकिन बल हटाने पर वो वापस अपने आकार में आ जाता है। क्योंकि उसके पार्टिकल्स में अट्रैक्शन फोर्स है। बिल्कुल. तो सॉलिड स्टेट से एग्जाम पॉइंट क्या है? सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम ड्यू टू स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स. ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन का सीधा जवाब है। जी. अब चलते हैं अगली स्टेट पर. द लिक्विड स्टेट, अब द्रव अवस्था के बारे में। तो व्हाट इज अ लिक्विड? अ लिक्विड हैज फिक्स्ड वॉल्यूम बट नो फिक्स्ड शेप. ठीक है, वॉल्यूम फिक्स्ड है पर शेप नहीं। हाँ, इसकी प्रॉपर्टीज है. टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर, पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड, वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देन सॉलिड्स. तो लिक्विड्स जिस बर्तन में डाले जाते हैं उसी का आकार ले लेते हैं। जी. ऐसा इसलिए क्योंकि इनके कणों के बीच का अट्रैक्शन फोर्स सॉलिड से कमजोर होता है। बिल्कुल. तो लिक्विड्स की की प्रॉपर्टीज क्या हैं? पहली है फ्लूइडिटी, मतलब ये बह सकते हैं, हाँ। जैसे पानी. दूसरी है डिफ्यूजन इन लिक्विड्स, इनमें दूसरे लिक्विड्स या सॉलिड्स घुल सकते हैं, जैसे पानी में स्याही की बूंद का फैलना. अच्छा, और एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इंपॉर्टेंस ऑफ डिसॉल्व्ड गैसेस. पानी में घुली हुई ऑक्सीजन के कारण ही जलीय जीव सांस ले पाते हैं. ये तो बहुत जरूरी पॉइंट है। और यहाँ से एग्जाम पॉइंट ये है, लिक्विड्स फ्लो ड्यू टू वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स. लिक्विड्स के बहने का कारण कणों के बीच का कमजोर आकर्षण बल है। गॉट इट. ग्रेट. अब तीसरी स्टेट, द गैसियस स्टेट. अब गैस अवस्था की बात करते हैं। Okay. तो व्हाट इज अ गैस? अ गैस हैज नाइदर फिक्स्ड शेप नॉट फिक्स्ड वॉल्यूम. न तो आकार निश्चित है, न ही आयतन। जी. इसकी प्रॉपर्टीज हैं, पार्टिकल्स आर वेरी फार अपार्ट, वेरी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पार्टिकल्स मूव फ्रीली इन ऑल डायरेक्शंस. मतलब गैस के कण बहुत दूर दूर होते हैं और उनके बीच का आकर्षण बल लगभग न के बराबर होता है। बिल्कुल. तो इसकी की प्रॉपर्टीज क्या होंगी? पहली और सबसे इंपॉर्टेंट, हाई कंप्रेसिबिलिटी. इन्हें आसानी से दबाया जा सकता है। हाँ, क्योंकि कणों के बीच बहुत ज्यादा खाली जगह होती है, जैसे सिरिंज में हवा को दबाना. और इसी गुण के कारण एलपीजी और सीएनजी सिलेंडर में भरी जाती हैं. अच्छा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एंड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। एग्जैक्टली. दूसरी प्रॉपर्टी है फास्ट डिफ्यूजन. गैसें बहुत तेजी से एक दूसरे में मिल जाती हैं, जैसे परफ्यूम की महक। सही. और तीसरी है प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैसेस. गैस के कण तेजी से घूमते हुए बर्तन की दीवारों से टकराते हैं, जिससे दबाव यानी प्रेशर बनता है. तो यहां से एग्जाम पॉइंट ये है, गैसेस एक्सर्ट प्रेशर ड्यू टू कंटिन्यूअस रैंडम मोशन ऑफ पार्टिकल्स. ये एग्जाम के लिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जी. तो हमने तीनों स्टेट्स को समझ लिया. अब हम देखेंगे कि ये एक दूसरे में बदलती कैसे है. ओके, तो अगला सेक्शन है चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। हाँ, तो सबसे पहले चेंज ऑफ स्टेट इज द कन्वर्जन ऑफ मैटर फ्रॉम वन फिजिकल स्टेट टू अनदर. नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड, ओनली फिजिकल चेंज. इसका मतलब जब मैटर एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलता है तो कोई नया पदार्थ नहीं बनता। ये सिर्फ एक भौतिक परिवर्तन, एक फिजिकल चेंज है। बिल्कुल. अब ये इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स होता कैसे है? 2 तरीकों से. पहला, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तापमान का प्रभाव। हाँ, गर्म करने पर यानी हीटिंग पर सॉलिड बदलता है लिक्विड में, इसे मेल्टिंग कहते हैं. और लिक्विड बदलता है गैस में, उसे बॉइलिंग कहते हैं। करेक्ट. और इसका उल्टा, ठंडा करने पर यानी कूलिंग पर गैस बदलती है लिक्विड में, जिसे कंडेंसेशन कहते हैं. और लिक्विड बदलता है सॉलिड में, जिसे फ्रीजिंग कहते हैं। बहुत बढ़िया. दूसरा तरीका है इफेक्ट ऑफ प्रेशर. दबाव बढ़ाने पर गैस के कण पास आ जाते हैं और वो लिक्विड में बदल सकती है, जैसे एलपीजी सिलेंडर। जी. तो इस सेक्शन का एग्जाम पॉइंट क्या हुआ? चेंज ऑफ स्टेट अकर्स ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर और प्रेशर। परफेक्ट. अवस्था में परिवर्तन का मुख्य कारण तापमान या दबाव में बदलाव है. ठीक है,
अब इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स भी होंगे। हाँ बिल्कुल। हमारा अगला टॉपिक है लेटेंट हीट एंड टेम्परेचर टर्म्स। लेटेंट हीट, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बहुत ज्यादा। तो पहले कुछ बेसिक टर्म्स। मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड। वो तापमान जिस पर कोई ठोस द्रव में बदल जाता है। जैसे एग्जाम्पल, आइस मेल्ट्स एट 0 डिग्री सेल्सियस। करेक्ट। दूसरा है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू गैस। वो तापमान जिस पर कोई द्रव गैस में बदल जाता है। जैसे एग्जाम्पल, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। बिल्कुल। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट is the heat energy absorbed or released without change in temperature. बिना तापमान में बदलाव के अब्सॉर्ब या रिलीज हुई हीट एनर्जी। हाँ, लेटेंट का मतलब ही होता है हिडन, यानी छिपी हुई ऊष्मा। ये वो हीट एनर्जी है जो पदार्थ की स्टेट को बदलने में खर्च होती है, उसके तापमान को नहीं बढ़ाती। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। मैं समझाता हूं। इसके दो टाइप्स हैं। पहला, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये वो हीट है जो सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए दी जाती है। जब तक सारी बर्फ पिघलकर पानी नहीं बन जाती, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। वो सारी हीट बर्फ के पार्टिकल्स के बीच का अट्रैक्शन तोड़ने में खर्च हो जाती है। अच्छा, तो हीट तापमान नहीं बढ़ा रही बल्कि स्टेट बदल रही है। एग्जैक्टली। और दूसरा है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये लिक्विड को गैस में बदलने के लिए दी जाने वाली हीट है। जब तक सारा पानी भाप नहीं बन जाता, टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पर ही रुका रहता है। समझ गई। ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। और एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट तो एग्जाम पॉइंट है, ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यू टू लेटेंट हीट। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है जो एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। जी। अब एक और स्पेशल तरह का चेंज ऑफ स्टेट देखते हैं। वो क्या है? Sublimation. Sublimation. Sublimation is the process in which a solid directly changes into gas without passing through the liquid state. अच्छा, तो sublimation वो प्रक्रिया है जिसमें कोई ठोस पदार्थ बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदल जाता है। बिल्कुल। इसके एग्जाम्पल्स हैं कैम्फर, नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड। कपूर और नेफ्थलीन की गोलियां जो रखे रखे हवा में गायब हो जाती हैं। सही पकड़ा। एनसीईआरटी में इसका एक फनल एक्सपेरिमेंट भी है। हाँ, उसमें क्या होता है? पेपर वापस सॉलिड बनकर जम जाता है। मतलब लिक्विड स्टेट आती ही नहीं है। नहीं, तो एग्जाम पॉइंट है, सब्लिमेशन इन्वॉल्व्स चेंज ऑफ स्टेट विदाउट फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड। ठीक है, अब हम प्रेशर के इफेक्ट को थोड़ा और डिटेल में देखेंगे। हाँ, हमारा अगला टॉपिक है इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन गैसेस, जिसे लिक्विफिकेशन भी कहते हैं। लिक्विफिकेशन तो हाउ प्रेशर अफेक्ट्स गैसेस। जब हम गैस पर ज्यादा दबाव डालते हैं, यानी हाई प्रेशर, और उसका तापमान कम करते हैं, लो टेम्परेचर, तो उसके कण पास आ जाते हैं। हाँ, और वो लिक्विड में बदल जाती है। इसी प्रक्रिया को लिक्विफिकेशन कहते हैं। इसके रियल लाइफ एग्जाम्पल्स तो हमने डिस्कस किए थे, एलपीजी और सीएनजी। बिल्कुल, वो इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। और एक स्पेशल केस है ड्राई आइस, यानी सॉलिड CO2। ड्राई आइस? हाँ, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस कहते हैं। ये भी सीधे गैस में बदलती है। मतलब ये सब्लिमेट होती है। जी। तो यहां से एग्जाम पॉइंट ये है, गैसेस कैन बी लिक्विफाइड बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। गैस को द्रव बनाने के लिए हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर दोनों की जरूरत होती है। बिल्कुल। अब आते हैं चैप्टर के एक और बहुत ही प्रैक्टिकल टॉपिक पर, इवेपोरेशन। हाँ, इवेपोरेशन। तो व्हाट इज इवेपोरेशन? Evaporation is the change of liquid into vapor. Takes place at the surface only, occurs at all temperatures. ओके, तो इवेपोरेशन यानी वाष्पीकरण वो प्रक्रिया है जिसमें कोई लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट से कम तापमान पर ही वेपर में बदल जाता है। और ये एक सतही प्रक्रिया, मतलब सरफेस फिनोमेना है। तो इवेपोरेशन और बॉइलिंग में क्या फर्क है? अच्छा सवाल है। इवेपोरेशन हर तापमान पर होता है, जबकि बॉइलिंग एक निश्चित तापमान, बॉइलिंग पॉइंट पर ही होता है। और इवेपोरेशन एक धीमी प्रक्रिया है, बॉइलिंग तेज है। और सबसे बड़ा फर्क, इवेपोरेशन से ठंडक होती है, इट कॉजेस कूलिंग, बॉइलिंग से नहीं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ, और यही हमारा एग्जाम पॉइंट है। इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग बिकॉज हाई एनर्जी पार्टिकल्स एस्केप। तो इवेपोरेशन से ठंडक इसलिए महसूस होती है क्योंकि सतह के ज्यादा ऊर्जा वाले कण उड़ जाते हैं
और बाकी बचे कणों की औसत ऊर्जा कम हो जाती है। बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन। तो किन चीजों पर इवेपोरेशन डिपेंड करता है? यही हमारा अगला टॉपिक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। ठीक है, पहला फैक्टर। पहला है सरफेस एरिया। सतह का क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा, इवेपोरेशन उतना ही तेज होगा। जैसे? कपड़े फैलाकर सुखाने से वे जल्दी सूखते हैं। करेक्ट। दूसरा है टेम्परेचर। तापमान जितना ज्यादा होगा, इवेपोरेशन उतना ही तेज होगा। धूप में कपड़े जल्दी सूखते हैं। बिल्कुल। तीसरा है विंड स्पीड। हवा की गति जितनी तेज होगी, इवेपोरेशन उतना ही तेज होगा। पंखे के नीचे गीले बाल जल्दी सूखते हैं। अच्छा एग्जाम्पल है। और चौथा है ह्यूमिडिटी। हवा में नमी यानी ह्यूमिडिटी जितनी ज्यादा होगी, इवेपोरेशन उतना ही धीमा होगा। इसीलिए बरसात के मौसम में कपड़े देर से सूखते हैं। परफेक्ट। तो इस टॉपिक से एग्जाम पॉइंट क्या बनता है? इवेपोरेशन इंक्रीजेस विद हाई टेम्परेचर, लार्ज सरफेस एरिया, हाई विंड स्पीड एंड लो ह्यूमिडिटी। और ये 3 मार्क्स का एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है। नोटेड। अब इवेपोरेशन से कूलिंग क्यों होती है, इसे थोड़ा और समझते हैं। जरूर। अगला सेक्शन है कूलिंग बाय इवेपोरेशन। तो व्हाई डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग? इवेपोरेशन के दौरान लिक्विड अपने आसपास की सतह से ऊर्जा मतलब हीट लेता है ताकि वो वेपर बन सके। और जब सतह से हीट निकल जाती है तो वो सतह ठंडी हो जाती है। अच्छा, तो स्वेट कूलिंग इसी पर बेस्ड है। हाँ, जब हमें पसीना आता है और वो इवेपोरेट होता है तो वो हमारे शरीर से गर्मी लेता है और हमें ठंडक महसूस होती है। और एसीटोन ऑन पाम वाली एक्टिविटी? हाँ, हथेली पर एसीकोन या स्पिरिट डालने पर वो तेजी से इवेपोरेट होता है और हमारी हथेली से गर्मी खींचता है, जिससे हमें ठंडा महसूस होता है। तो एग्जाम पॉइंट ये हुआ कि कूलिंग बाय इवेपोरेशन occurs because energy is taken from the surface during evaporation. बिल्कुल। अब इसके कुछ रियल लाइफ एप्लीकेशंस देखते हैं। ठीक है, रियल लाइफ एप्लीकेशंस ऑफ इवेपोरेशन। पहला है डेजर्ट कूलर। कूलर पानी को इवेपोरेट करता है, जो हवा से गर्मी लेकर उसे ठंडा कर देता है। दूसरा, कॉटन क्लोथ्स इन समर। गर्मियों में हम सूती कपड़े पहनते हैं क्योंकि वे पसीने को आसानी से सोख लेते हैं और इवेपोरेशन के लिए ज्यादा सरफेस एरिया देते हैं, जिससे हमें ठंडक महसूस होती है। जी। तीसरा है अर्थन पॉट यानी मटका। मटके का पानी ठंडा कैसे रहता है? मटके में छोटे छोटे छेद होते हैं जिनसे पानी रिस कर सतह पर आता है और इवेपोरेट होता है। इस प्रक्रिया में वो मटके के अंदर के पानी से गर्मी लेता है, जिससे पानी ठंडा रहता है। क्या बात है। और एक आखिरी ऑब्जर्वेशन, वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन ग्लास। बर्फीले पानी के ग्लास के बाहर पानी की बूंदें क्यों आ जाती हैं? क्यों? वो हवा में मौजूद वाटर वेपर के ग्लास की ठंडी सतह से टकराकर कंडेंस होने से बनती हैं। अच्छा, ये इवेपोरेशन का उल्टा कंडेंसेशन है। हाँ, तो एग्जाम पॉइंट ये है कि इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग एंड इज वाइडली यूज्ड इन डेली लाइफ। बिल्कुल। तो क्या मैटर की बस यही 3 अवस्थाएं हैं या और भी हैं? बहुत अच्छा सवाल। सॉलिड, लिक्विड और गैस के अलावा भी मैटर की 2 और अवस्थाएं होती हैं। अच्छा, तो हमारा अगला सेक्शन है एडिशनल स्टेट्स ऑफ मैटर। जी। पहली है प्लाज्मा। प्लाज्मा। ये अवस्था बहुत ही ज्यादा तापमान पर बनती है। इसमें सुपर एनर्जेटिक और सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स होते हैं जो चार्ज्ड होते हैं। ये रोशनी और ऊर्जा पैदा करती है। इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? स्टार्स, लाइटनिंग, नियॉन साइंस, सूरज और तारों में प्लाज्मा स्टेट ही होती है। वाओ। और दूसरी अवस्था? दूसरी है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट या BEC। बोस आइंस्टाइन, इसमें तो भारतीय नाम है। हाँ, क्योंकि इसकी भविष्यवाणी भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस और एल्बर्ट आइंस्टाइन ने की थी। अच्छा, और ये बनती कैसे है? ये अवस्था बहुत ही कम तापमान पर, लगभग एब्सोल्यूट जीरो पर बनती है। इसमें सारे परमाणु मिलकर एक सुपर एटम की तरह व्यवहार करते हैं। ये तो बहुत ही एडवांस्ड कॉन्सेप्ट है। जी। तो एग्जाम पॉइंट है प्लाज्मा एंड BEC आर स्पेशल स्टेट्स ऑफ मैटर अंडर एक्सट्रीम कंडीशंस। तो इस तरह हमने मैटर इन आवर सराउंडिंग्स चैप्टर के सभी जरूरी कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया है। हाँ बिल्कुल, रिवीजन कंप्लीट। हमने जाना कि मैटर क्या है, उसके कणों के क्या गुण हैं, उसकी अवस्थाएं और वे कैसे बदलती हैं। अगले टॉपिक में हम और भी दिलचस्प सवालों के जवाब ढूंढेंगे, जैसे इज मैटर रियली कंटिन्यूअस? जरूर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर